नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं देवांग सर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज ये वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। बराबर, ये चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई पढ़ेंगे। फिर दूसरा लॉ ऑफ सप्लाई विद शेड्यूल एंड डायग्राम पढ़ेंगे। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज सप्लाई पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई पढ़ेंगे। एंड लास्ट प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, ये पढ़ेंगे। यानी ये टाइप का जो क्वेश्चंस आपको ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे हमने ये पैटर्न के आंसर डिमांड में भी पढ़े हुए हैं और यही पैटर्न के आंसर हम सप्लाई में भी पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर के लिए दो बातें याद रखिए। सप्लाई इज़ रिलेटेड विद द सप्लायर और मर्चेंट और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, और दूसरी बात देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये दो बातें याद रखिए, ईच एंड एवरी आंसर में आपको काम में लगेगी। बराबर, तो ये एक प्रॉपर आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 सप्लाई, नाउ वी हैव स्टार्ट्स। ओके, नाउ आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा एक जेन्युइन क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई। ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर है। ये एक प्रॉपर वे में हमको आंसर लिखना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ेंगे। बराबर, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले प्रोडक्शन की बात आएगी। प्रोडक्शन इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स created by the available factors of production during a fixed time period. I again repeat, production is the quantity of goods created by the available factors of production during a fixed time period. यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं वो टोटल क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन। हमको सप्लाई समझना है तो प्रोडक्शन के बारे में पहले ये समझना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हमको पता है, हमने आगे के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। बराबर, याद रखना, सप्लाई बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है तो सप्लाई बनता है। ओके, अब आगे स्टॉक के रिलेटेड देखिए क्या है। स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ अ प्रोड्यूसर which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller. स्टॉक क्या है? स्टॉक एक टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स है, प्रोड्यूसर के पास होता है। आई मीन टू से वो कोई वेयर हाउस या गोडाउन में रखा हुआ होता है। प्रोडक्शन करके वो जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स होता है उसको गोडाउन में रखा जाता है, जिसको स्टॉक बोला जाता है, और मार्केट में एबिलिटी एंड विलिंगनेस के हिसाब से फिर उसको सेल करने के लिए ऑफ़र किया जाता है। वेयर हाउस में रखा जाता है तो स्टॉक है, और फिर मार्केट में उसको सेल के लिए ऑफ़र किया जाता है तो वो सप्लाई होता है। So it is the conclusion, stock and supply being a part of production. बराबर, अब सप्लाई के लिए आगे जाएंगे। सप्लाई के मीनिंग के लिए हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, एंड नाउ सप्लाई इज प्रोडक्शन which a producer is able and willing to sell in the market at a given price and at a particular point of time. I again repeat, supply is production which a producer is able and willing to sell in the market at a given price and at a particular point of time. कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और प्राइस जो होती है
तो वो हिसाब से कोई भी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर अपनी गुड्स को सेल करने की एबलनेस और विलिंगनेस रखता है, तो वो सप्लाई है। याद रखना, सप्लाई इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक एग्जाम्पल दिखेगा आपको, ये एग्जाम्पल सजेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई, ये तीनों के बारे में। बराबर, देखिए, हीरो मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूस्ड 10,000 नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल यानी बाइक। कंपनी गेट्स 4,000 number of motorcycles in the warehouse and another 6,000 number of motorcycles puts for selling in the market. Thus, 10,000 number of motorcycles are production, 4,000 numbers of motorcycle is a stock, and 6,000 number of supply for Hero Motorcycle Private Limited. तो प्रोडक्शन मेन होता है, उसमें से स्टॉक एंड सप्लाई बनता है। ये एक प्रॉपर एग्जांपल है जिससे पता चल गया प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई, ऑल ऑफ दिस मैटर आर टोटली डिफरेंट। बराबर, तो ये हुआ एक इंट्रोडक्शन से पता चला प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई क्या है। यहाँ से एक छोटा आंसर भी बनता है, प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई ऑल आर डिफरेंट। बराबर, अब आगे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक हेडिंग दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई। बराबर, एक प्रॉपर टेबल आएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई के लिए देयर आर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई। फर्स्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एंड सेकंड, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फैक्टर्स अदर देन प्राइस, उसमें 4 पॉइंट्स आएंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एंड फोर्थ, अदर फैक्टर्स। So there will be 2 factors are there affecting to supply. The main factor is price of product and the another is factors other than price. And factor other than price में total number of 4 सब points आएंगे। तो इस तरीके से पूरा बराबर आंसर बनता है, factors affecting to supply. Okay? See on your screen the main factor of affecting factor to supply, price of product। देखते हैं क्या है इसमें, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज द मेन फैक्टर विच आर अफेक्टेड टू सप्लाई। द प्राइस ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीज देन द प्रोड्यूसर गेट्स द मोर प्रॉफिट। So producer supply more quantity of goods and the price of goods will be decreased, then the producer gets less profit, so producer supply less quantity of goods. Understand student? मैंने यहाँ पे रीज़न के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। As we all know that there are direct relation between price and supply. If price going to be increased, then supply is going to be increased, and price going to be decreased, then supply is going to be decreased. लेकिन why? तो उसका रीज़न है, if price going to be increased, then producer gets more profit then more quantity supply. If price going to be decreased, then producer get less profit then less quantity of going to be supply. So here ये तरीके से बराबर price of the product being affect to supply, it is the main factor which is directly affect to supply due to the direct relation or positive relation with supply. बराबर, तो इस तरीके से एक explanation आता है। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, देखिए फैक्टर्स अदर देन प्राइस एक हेडिंग आएगा, उसमें फर्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं ये पॉइंट के अंदर डिटेल क्या आ रही है। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट of production. So if price of factors is increased, then production cost will be increased, then profit margin will be reduced. So less quantity supply in the market. And if price of factor is decreased, then production cost will be reduced, then profit margin will be increased. So more quantity supply in the market. Understand? Price of factor of production, as we all know that there are four factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. And we also know that their remuneration, rent, interest, wages and profit. लेकिन ये जो रेम्यूनरेशन है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये जो रेम्यूनरेशन है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फर्म। कोई एक फर्म के लिए ये इस तरीके का एक व्यू पॉइंट बनता है, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से लेस क्वांटिटी सप्लाई होती है, बराबर। और अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, बराबर। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो मोर क्वांटिटी सप्लाई। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से, बराबर, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिंग इज़ द रियल फैक्टर्स अदर देन प्राइस, बराबर, कि भाई जो डायरेक्टली सप्लाई को इफ़ेक्ट करता है, बराबर। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए उसकी डिटेल में क्या आ रहा है। व्हेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस, टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड, hence greater amount and better quality of goods are produced with the same or lower cost. So better or modern technology is being used for production, then production cost will decrease, then more quantity supply in the market. And old technology is being used for production, then production cost will increase, then less quantity supply in the market. सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आप टाइम बिंग पीरियड से इम्प्लीमेंट करते हो तो वो टाइम सेव करती है और कम एफर्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, और ज़्यादा प्रोडक्शन कम एफर्ट में देती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो मोर क्वांटिटी सप्लाई होती है। लेकिन आप ओल्ड टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते हो तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा आता है और प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है, तब प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी वजह से लेस क्वांटिटी सप्लाई इन द मार्केट। तो ये बहुत सिंपल है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द फैक्टर अदर देन प्राइस विल बी अफेक्ट टू सप्लाई, बराबर। इस तरीके का कोई अगर छोटा ये पॉइंट है, लेकिन इस तरीके का कोई छोटा आंसर अगर बनता है तो आपको पता चलना चाहिए। तो ये हुआ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जो सप्लाई को इफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, फीचर एक्सपेक्टेशन प्राइस। देखते हैं ये इसके अंदर क्या है डिटेलिंग। If there is an expectation of prices of goods will be increased in future, then supplier will get more profit in future, so they sell less quantity of goods at present.
And if there is an expectation of prices of goods will be decreased in future, then supplier will get less profit in future, so they sell more quantity of goods at present. बराबर. इन शॉर्ट फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन की इफेक्ट प्रेजेंट सप्लाई पे होगी. अगर इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो एट प्रेजेंट सप्लाई कम हो जाएगी, ओनली बिकॉज इन फ्यूचर बराबर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से अभी एट प्रेजेंट उसकी सप्लाई कम कर दी जाएगी. लेकिन अगर मान लीजिए इफ़ इन फ्यूचर प्राइस गोइंग टू बी डिक्रीज, फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाली है, तो एट प्रेजेंट उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू अभी उसका मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है इसकी वजह से. सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस आर अफेक्टेड टू सप्लाई. बराबर. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ये भी एक छोटा पॉइंट है जो छोटे आंसर के अंदर भी अगर पूछते हैं तो आपको पता चलना चाहिए. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट, अदर फैक्टर्स. द फॉलोइंग अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग टू सप्लाई. हियर देयर इज 5 other factors. These are the point is factors other than price. Number 1, natural condition remain conducive. Second, political stability exists. Third, government policy. Fourth, numbers of firms. And fifth, mechanism and legal system. So these 5 other factors are also being affecting to supply. ये भी एक अदर फैक्टर्स करके हेडिंग तो लिखा है, लेकिन दीज आर द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑल्सो बीइंग अफेक्टिंग टू सप्लाई. तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट्स फैक्टर्स अदर देन प्राइस के हेडिंग के नीचे शो कर सकते हो और यहाँ पे एक जेन्युइन आंसर कंप्लीट होता है. बराबर. जेन्युइन आंसर आई मीन टू से मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई. रिमेंबर दैट देर आर 2 points, 2 factors are affecting. First is price of the product and other is factors other than price. Okay. अब आगे देखते हैं. Now a very most answer for exam, law of supply with schedule and diagram. बराबर. यानी ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर है और प्रॉपरली हमको लर्न करना है. प्रॉपरली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सप्लाई देखिए क्या है इसमें. द लॉ ऑफ सप्लाई प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in 1890 in his book Principles of Economics. According to him, both price and supply having a direct relation. बराबर. लॉ ऑफ सप्लाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने रिप्रेजेंट किया है. अकॉर्डिंग टू हिम बोथ प्राइस एंड सप्लाई हैविंग डायरेक्ट रिलेशन. बराबर. यानी प्राइस going to be increase, then supply going to be increase, price going to be decrease, then supply going to be decrease. बराबर. तो इस तरीके से पता चलना चाहिए. So what is the law of supply? See on your screen. आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए. If other factors are remain same or stable, with the increase in price more quantity supply in the market, but with the decrease in price less quantity supply in the market. एकदम इजी है. यहाँ पे भी देखिए लॉ ऑफ सप्लाई के लिए एक कंडीशन दिख रही है. इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग सेम.
other factors are remaining same is the condition of law of supply. That's why we can say law of supply is a conditional law. लॉ ऑफ सप्लाई भी कंडीशनल लॉ है बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है इफ अदर फैक्टर्स रिमेन सेम और स्टेबल देन प्राइस एंड सप्लाई हैविंग डायरेक्ट रिलेशन। बराबर। तो इस तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई की डिटेल आपको पता चलनी चाहिए। ओके, नाउ assumption of law of supply. I mean to say there will be some assumptions for law of supply. 5 assumptions are there. First, production cost remaining same. Second, substitute goods price remaining same. Third, expectation for future price will be unchanged. Fourth, government policy remaining stable. And fifth, other factors like competition in market, economic trade in market, advertisement expense remaining same. यानी लॉ ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करते वक्त ये एजम्पशन की जाती है और एजम्पशन करने से क्या होता है कि भाई जो एक्सप्लेनेशन होता है वो प्रॉपरली समझ में आ जाता है और इम्प्लीमेंट करने में वो इजीनेस हो जाती है। तो एजम्पशन लिखना जरूरी है बिकॉज दीज आर द बेस ऑफ दीज टाइप ऑफ लॉ। बराबर। हमने लॉ ऑफ डिमांड भी आगे के चैप्टर में पढ़ लिया है तो उसमें भी एजम्पशन थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दोनों जो लॉ है बोथ डिमांड एंड सप्लाई वो प्रोफेसर मार्शल ने रिप्रेजेंट किए हैं। बराबर। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। नाउ ऑन योर स्क्रीन शेड्यूल एंड डायग्राम। फर्स्ट शेड्यूल देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी इन रुपीज़, यानी प्राइस इन रुपीज़ दिया हुआ है एंड सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन केजी। बराबर। सप्लाई जो है वो इनटू केजी दिया हुआ है। 5 टाइप्स ऑफ प्राइजेज है। 50 रुपीज़ का प्राइस तब 200 केजी सप्लाई है। 60 रुपीज़ का प्राइस तो 400 केजी सप्लाई है। 70 रुपीज़ का प्राइस तो 600 केजी सप्लाई है। 80 रुपीज़ का प्राइस तो 800 केजी सप्लाई है। 90 रुपीज़ का प्राइस तो वो 1000 केजी सप्लाई है। तो शेड्यूल जो है ये सप्लाई शेड्यूल के नाम से जाना जाएगा। बराबर। और सप्लाई शेड्यूल पर से हमको पता चल रहा है देयर विल बी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ एप्पल्स एंड सप्लाई ऑफ एप्पल्स। प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक प्रॉपर सप्लाई शेड्यूल है। ठीक है। अब एक डायग्राम दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। शेड्यूल पता चल गया तो डायग्राम भी पता चल जाएगा। डायग्राम प्रॉपरली देखिए क्या है। There will be supply of apples into kg noted on x-axis and price of apples into rupees noted on y-axis. In diagram, SS is supply curve. How SS curve become? देखिए, A point suggests that 50 rupees price 200 kg supply. B point suggests that 60 rupees price 400 kg supply. C point suggests that 70 rupees price 600 kg supply. D point suggests that 80 rupees price 800 kg supply. E point suggests that 90 rupees price and 1000 kg supply. So a line ABCDE point connects is known as SS supply curve having positive slope. Positive slope means what? It moves from downward to upward, left to right side. बराबर। ये SS कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप में रहता है बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट साइड। बराबर। तो
इस तरीके से पूरा एक एक्सप्लेनेशन डायग्राम का हम समझ सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया एक लॉ ऑफ सप्लाई के रिलेटेड सप्लाई कर्व। ओके, अब उसका एनालिसिस हम आगे देखेंगे। सी ऑन योर स्क्रीन एनालिसिस फॉर डायग्राम। जो आगे हमने सप्लाई कर्व का डायग्राम देखा उसका एनालिसिस है, ध्यान रखिए। कमोडिटी ऑफ सप्लाई इज नोटेड ऑन एक्स एक्सिस, कमोडिटी मीन्स एप्पल्स, बराबर, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स एप्पल्स इज डिनोटेड ऑन वाई एक्सिस। Point A suggests that at 50 rupees price 200 kg apples supplies by supplier in the market. When the price will be increased up to rupees 60, then 400 kg apples supplies by supplier in market suggests by point B. As per the same way, price will be increased, then more quantity of goods supply. As per the diagram, supply curve is to be denoted as SS. Supply curve moves to the left side to right side and from downward to upward. So as per the law of supply, the relationship between price and supply becomes positive. बराबर। तो ये जो पूरा डिटेल है एनालिसिस का, बराबर, सेम डिटेल मैंने आपको जो आगे एक्सप्लेन किया वही तरीके से यहाँ पे एनालिसिस भी बराबर बताया गया है। एनालिसिस भी प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, बराबर। तो यहाँ पे एक और जेन्युइन आंसर कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई विथ शेड्यूल एंड डायग्राम, बराबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ see on your screen one of the short answer exception of law of supply, बराबर। वैसे तो जो एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई की है वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि कुछ ना कुछ जगह पे वो एक्सेप्शन हम दूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ने के लिए दिया गया है तो हम पढ़ेंगे। ओके, तो 2 पॉइंट आएंगे, उसमें से पहले आएगा फर्स्ट पॉइंट रेयर गुड्स और रेयर आर्टिकल। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन। ओल्ड कॉइन्स, रेवेन्यू टिकट्स, पेंटिंग, मास्क ऑफ डेथ एनिमल एट्सेट्रा आर द एंटिक गुड्स। In market, whatever fluctuation will arise in their prices, but supply is unchanged, because all the peoples are collecting these goods and they are sold in market. But that is not a true matter at present, because people collect the antique goods. So all types of collection having related with stock cannot follow the law of supply. सबसे बड़ी बात, जो रेयर गुड्स होता है, रेयर आर्टिकल होता है, उसका स्टॉक होता है, यानी पहले से वो कलेक्ट किया गया है किसी कोई जगह से। ओल्ड कॉइन्स, रेवेन्यू टिकट, पेंटिंग्स, ये सारी डिटेल होती है, बराबर, वो कलेक्ट की जाती है, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बराबर। और प्रोडक्शन नहीं होता है, कलेक्ट की जाती है तो उसका स्टॉक होता है, इसका कोई सप्लाई नहीं होता है। और जो गुड्स का सप्लाई ही नहीं होता है तो फिर उसको बराबर लॉ ऑफ सप्लाई कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डेट्स वाई रेयर गुड्स इज़ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, that is not a true matter at present, because people collect the antique goods. So all types of collection having related with stock cannot follow the law of supply, बराबर। तो ऐसी एक डिटेल आपको पता चलनी चाहिए। ओके, एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, द सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पेरिशेबल गुड्स इंटू ब्रैकेट मॉर्टल गुड्स। सी क्या आएगा इसके अंदर, उसकी डिटेलिंग। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, एग्स, मिल्क एट्सेट्रा आर द मॉर्टल गुड्स, so they are not maintaining for long time.
So whatever fluctuation arises in their price in future, the supply is contrast at present time. That is not perfect rule, because with the help of cold storage and warehousing services, we keep it or maintain all perishable goods for a long time. So the exception of supply is not true in real term. बराबर। तो पेरिशेबल गुड्स जो होता है वो तुरंत यूज़ कर लेना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड्स बीइंग यूज फॉर लॉन्ग लास्टिंग। बराबर। तो उसको तुरंत यूज़ कर लेना पड़ता है, तो उसके लिए कोई सप्लाई होता है वो फिक्स होता है, तो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी सप्लाई में कोई ऐसा कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, वो बात सही है कि वो परफेक्ट रूल नहीं है, बिकॉज आज कोल्ड स्टोरेज और कुछ वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी प्रॉपर हो गई है, जिसकी वजह से पेरिशेबल गुड्स को लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। लेकिन वो ईच एंड एवरी पेरिशेबल गुड्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बराबर। कुछ पेरिशेबल गुड्स के लिए पॉसिबल बनता है। तो ये तरीके के से हम देखें तो ये पेरिशेबल गुड्स वाला जो पॉइंट है वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के लिए बराबर कुछ मायने में गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको पॉइंट दिया हुआ है तो हम वो एक्सेप्शन के तौर पे बराबर उसको एक्सेप्ट करके लिखेंगे। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। बराबर। तो रेयर गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे ये चैप्टर के अंदर थोड़ा पढ़ेंगे। बराबर। ये चैप्टर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई वाला आंसर पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा। ठीक है। जय श्री कृष्ण।